तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं, फिक्की के कार्यक्रम में बोल रहे हैं सीएम। 1 बिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के चलते वर्तमान में सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों के पुनर्संचालन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश को भारत के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ही राज्य सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय को अवसरों में परिवर्तित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। हमारी सरकार एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसी सहयोग से टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, स्किल डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रवासी भारतीयों को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपकी सफलता व उपलब्धियों के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारतीयता के आदर्शों व मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके परिश्रम और सच्चाई ने भारत के लिए एक अनुपम ब्रांड का निर्माण किया है, जिसे आज विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है। हम इस बात से भलीभांति विज्ञ हैं कि हमारे प्रवासी समुदाय के पास उच्च स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव है, जिसका उपयोग आप अपनी मातृभूमि के भविष्य के निर्माण में योगदान के रूप में भी कर सकते हैं। हम प्रवासी समुदाय के साथ अपने संपर्क और संवाद को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस देश में भी निवास करें, वहां अपने देश एवं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार प्रसार करें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और खास तौर पर जो एक इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा वर्चुअल संवाद का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसके लिए आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। और चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विकास दुबे का एक करीबी गुड्डन त्रिवेदी गिरफ्तार किया गया है। गुड्डन का ड्राइवर सुशील तिवारी भी कस्टडी में है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से गिरफ्तार किया है। एटीएस पुणे यूनिट ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने गिरफ्तार किया है। आईजी, डीआईजी, एसपी और एसटीएफ अब पूछताछ कर रही है। तो विकास दुबे के खात्मे के बाद अब उसके करीबियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और एक और करीबी विकास दुबे का महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने गिरफ्तार किया है गुड्डन त्रिवेदी को। हालांकि गुड्डन त्रिवेदी का जो ड्राइवर है वो भी कस्टडी में है। आईजी, डीआईजी, एसपी और एसटीएफ पूछताछ अब कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से गिरफ्तार किया है गुड्डन त्रिवेदी को, जो कि विकास दुबे का करीबी है। यानी विकास के खात्मे के बाद, विकास को ढेर करने के बाद अब उसके जो करीबी हैं, जो उसके साथी हैं, उन पर भी एक एक करके शिकंजा कस रहा है। हालांकि जो राइट हैंड माने जाते थे, यानी कि जो बेहद करीबी थे और हर गुनाह में साथ रहते थे, उनका भी खात्मा लगभग पुलिस कर चुकी है। उन पर भी धीरे धीरे करके शिकंजा कस रहा है। और ये देखिए, रणवीर उर्फ बउवन मारा गया, प्रभात मिश्रा मारा गया और अब जो गुड्डन त्रिवेदी
नक्सली है जो कि लिस्ट में शामिल है पुलिस के, उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, और कुछ क्या जानकारी मिल पा रही है गुड्डन त्रिवेदी के बारे में? जी देखिए, गुड्डन त्रिवेदी ने 2 जुलाई और 3 जुलाई की रात को जो पुलिस हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जब वो फरार हुआ तो तब से लेकर अब तक वो क्या कर रहा था, महाराष्ट्र कैसे पहुंचा, विकास दुबे कहां गया था, विकास दुबे से कब तक वो संपर्क में था, ये सारी जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ले रही है। यूपी एसटीएफ को इत्तला की गई है। ट्रांजिट रिमांड लेकर आज देर रात या कल सुबह उसे उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। जानकारी ये भी है कि गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे के साथ ही फरार हुआ था और विकास दुबे ने जो ट्रेल किया था एमपी तक का, उसमें भी वो शामिल था, लेकिन एमपी में न रुकते हुए उसने अपना रास्ता बदल दिया और विकास दुबे के कहने पर ही वो एमपी से महाराष्ट्र बॉर्डर में आया और महाराष्ट्र बॉर्डर से वो ठाणे मुंबई परिसर में आया। ठाणे मुंबई परिसर में वो लॉज और होटल ढूंढ रहा था रहने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाया क्योंकि ठाणे में पूर्णतः लॉकडाउन है, होटल लॉजेस बंद है और मुंबई में भी वही परिस्थिति है, तो वो स्ट्रगल कर रहा था। और यही जानकारी महाराष्ट्र एटीएस की टीम को मिली, दया नायक को मिली, और जब वेरीफाई किया गया कि आखिर ये व्यक्ति कौन है तो पता चला कि ये वही अरविंद तिवारी उर्फ गुड्डन तिवारी है जो नामदर्ज है इसमें पुलिस हत्याकांड के मामले में कानपुर के। तुरंत पुलिस हरकत में आई और आज सुबह उसे थाने के कोलसेट के यहाँ से गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी है, किन किन लोगों से वो मिले, किन किन लोगों ने उनको मदद की। इसके अलावा उस रात का पूरा हत्याकांड कैसे हुआ, ये सारी जानकारी उसने दी है। हालांकि यहाँ उसका केस नहीं है, इसीलिए जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ली जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बाद में यूपी एसटीएफ को उसके हवाले किया जाएगा। कुल मिलाकर यूपी एसटीएफ ने या उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे समेत 6 लोगों का एनकाउंटर किया है। 2 लोग गिरफ्त में आए हैं। हाँ। अब ये 9वीं व्यक्ति है जो इस मामले में आरोपी है और अब पुलिस के हत्थे चढ़ी है। यूपी एसटीएफ आगे की जांच करेगी। बिल्कुल गणेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि वो विकास दुबे के साथ ही था, लेकिन वो मध्य प्रदेश में ना रुककर महाराष्ट्र की तरफ चला गया, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसे दिक्कत हुई और यही वजह है कि वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बढ़ते आगे, विकास के एनकाउंटर के बाद गांव में आरएएफ टीम तैनात कर दी गई है। कानपुर के बिकरू गांव में आरएएफ की टीम तैनात की गई है। विकास दुबे के घर आरएएफ टीम की तैनाती हुई है। बिकरू गांव में कुछ बड़ा खुलासा संभव है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्थिति को देखते हुए विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब आरएएफ की तैनाती बिकरू गांव में कर दी गई है। प्रभात मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट, क्या हालात हैं फिलहाल बिकरू गांव के? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी जो पुलिस के असलहे लूटे गए थे 2 तारीख और 3 तारीख की जो घटनाक्रम है पूरा, और वो उनमें से अभी सभी असलहे जो हैं वो बरामद नहीं हुए। पुलिस जो टीमें हैं वो लगातार गांव में ही डेरा डाले पड़ी हुई हैं। तो वहीं कल पुलिस के अधिकारियों ने मुनादी कराई थी जिसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि जिस किसी के पास भी पुलिस के असलहे हों वो उसको वापस कर दिया जाए, नहीं तो सभी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई, वो की जाएगी। लिहाजा यहाँ पर अभी फिलहाल जो है आरएएफ की 3 टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और शायद कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अधिकारी जो है उनका कहना है कि अभी कई चीजें हैं जो जांच चल रही है। लिहाजा उसी को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, किसी तरह की कोई अराजकता ना हो, उसको लेकर यहाँ पर आरएएफ लगाई गई। दूसरा, जो ग्रामीण है उनको भयमुक्त करने के लिए और उनको सेफ महसूस कराने के लिए भी ये कदम उठाने की बात अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो अब ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन का जो डर है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। वहीं अभी जो मुंबई से गुड्डन त्रिवेदी पकड़ा गया है, अगर उसके इतिहास की अगर बात की जाए तो वो कानपुर देहात का जो रूरा, यानी हम सिवली में मौजूद हैं इस समय, कानपुर देहात का जो थाना है, यहाँ का जो दूसरा थाना है रूरा, वहीं की पास की एक जगनपुर जो सीट पड़ती है, वहां से जिला पंचायत सदस्य भी है। जो गुड्डन त्रिवेदी है वो विकास दुबे का काफी करीबी माना जाता है और उसके साथ हर समय मौजूद रहता था, और यही वजह है कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो विकास दुबे के साथ ही भागा था और वो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी है कानपुर देहात की जगनपुर सीट से। और जो गुड्डन त्रिवेदी है उसकी जो पत्नी है वो कुड़वा गांव की तत्कालीन वर्तमान में प्रधान है। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो पूरा गैंग है, जो पूरा ग्रुप है, ये सब लोग राजनीतिक संरक्षण में है। और ये बताया जा रहा है कि जो गुड्डन त्रिवेदी है जो गिरफ्तार किया गया मुंबई से, वो पहले
पहले बसपा से चुनाव लड़ा था और इस समय समाजवादी पार्टी की सदस्यता थी उसके पास। तो ओवरऑल जो शिकंजा कसने का सिलसिला है वो लगातार जारी ठीक है है। प्रभात, ये और जो बेहद टीमें हैं वो महत्वपूर्ण लगातार जानकारी दबिश डाल आपने रही दी हैं। है वहीं कि गांव जिला में आरएफ पंचायत तैनात सदस्य वो था और उसके जो ताल्लुकात हैं वो राजनीतिक रहे हैं, जैसा कि विकास दुबे को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो क्या अब जब गुड्डन तिवारी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो समझें कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ ऐसे बड़े नाम जो कि सफेदपोश हैं उनसे पर्दा हट सकता है? जी बिल्कुल, गुड्डन तिवारी त्रिवेदी जो है वो जिला पंचायत सदस्य था नहीं, वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य है। जगनपुर जो सीट क्षेत्र पड़ता है वहाँ से वो जिला पंचायत सदस्य है और रूरा का क्षेत्र है। उसकी पत्नी खुद अभी वर्तमान में प्रधान भी है। उसकी जो गुड्डन त्रिवेदी है उसका समाजवादी पार्टी में काफ़ी उठना बैठना है। जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें वो कई बड़े नेताओं के साथ में रह रहा है। विकास दुबे का काफ़ी करीबी है क्योंकि एक ही क्षेत्र, लगभग एक ही क्षेत्र, क्योंकि कानपुर का जो बिकरू गांव है और अगर रूरा और ये पूरा क्षेत्र देखा जाए तो अड़ोसी पड़ोसी के जो जिले हैं यहाँ के गांव जो है वो काफ़ी करीब में आते हैं। तो ये पूरा एक गैंग है और बताया जा रहा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दरमियान जो गुड्डन त्रिवेदी मौजूद था और जो मोस्ट वांटेड की 15 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। देखने वाली बात यह है कि गुड्डन त्रिवेदी जब अब गिरफ्त में आ चुका है तो क्या खुलासे होते हैं या फिर कुछ और थ्योरी पुलिस की नजर आती है, जैसे कि विकास दुबे के केस में नजर आई। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो आज पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसके बिकरू गांव से लेकर खुद वो भी चर्चा में बना हुआ है। एनकाउंटर के बाद अब विकास की काली कमाई से लेकर उसके संबंधों के बारे में जांच जारी है। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से विकास की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। वहीं कातिल विकास दुबे के कुछ पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कल तक खौफ का दूसरा नाम कातिल विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उससे जुड़े किस्से कहानियों के अलावा उसकी अकूत काली कमाई ने मारे जा चुके गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। ईडी के रडार पर कातिल विकास की काली कमाई। ईडी ने यूपी पुलिस से मांगा संपत्ति का ब्यौरा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा ईडी ने विकास दुबे के सहयोगियों के आपराधिक गतिविधियों का भी ब्यौरा मांगा है। विकास दुबे के नाम से लखनऊ में 2 बड़े मकान की जानकारी है, जबकि कानपुर और बिकरू गांव में भी उसकी तमाम संपत्तियों की जांच जारी है। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने सबसे विश्वस्त जय वाजपेयी के जरिए अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों में भी निवेश किया है। इस दौरान गैंगस्टर विकास दुबे कितनी बार विदेश गया उसकी भी जांच हो रही है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी उस पर मामला बनेगा। ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जो जानकारी मांगी गई थी उसमें से 50% से ज्यादा जानकारी ईडी के पास आ चुकी है और अब जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि आखिर वे कौन लोग थे जो विकास दुबे एंड गैंग्स को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे थे। साथ ही कातिल विकास दुबे के नेताओं और व्यापारियों के साथ संबंधों की भी जांच हो रही है। इस बारे में क्या क्या हो सकता है, ईडी के पूर्व अधिकारी ने अहम जानकारी दी। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस इन्वेस्टिगेट करता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जितनी प्रॉपर्टी किसी ने बनाई है, चाहे वो आदमी हो या ना हो, प्रॉपर्टी है। इसलिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, जहाँ भी वो प्रॉपर्टी है, वो सारी अटैच हो सकती है। दूसरे उस आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग करने में, उन प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने में बहुत लोगों ने सहायता की होगी, या उस क्राइम को के प्रोसीड्स और लोगों के पास भी गए होंगे। उन सब लोगों को इंटरोगेट करेगी, मनी की ट्रेल ढूंढेगी कि पैसे कहाँ से यहाँ से कहाँ गए हैं, और उन सब के ऊपर एक्शन लेगी। उनकी प्रॉपर्टी का भी अटैचमेंट होगा और उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 72 के तहत यदि कोई शख्स मर जाता है और उसने अपराध के पैसों से प्रॉपर्टी बनाई है तो उसे जब्त करने और नीलाम करने का अधिकार ईडी के पास है। यह अहम जानकारी ईडी के एक पूर्व अधिकारी ने। कातिल विकास दुबे था डांस का शौकीन।
शादी में गाने की धुन पर डांस करता हिस्ट्री शीटर विकास दुबे भले ही एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन जिंदा रहते कैमरे में कैद उसकी काली करतूतें अब भी दुनिया के सामने आ रही हैं। अब जरा इस वायरल वीडियो को देखें। गैंगस्टर विकास दुबे एक जमाने में मशहूर गाने आपका क्या होगा जनाबे आली पर जमकर थिरकता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में उसका राइट हैंड माना जाने वाला अमर दुबे भी है, जो हमीरपुर में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अमर दुबे की शादी का है। कानपुर के बिकरू गांव में आरएफ की तैनाती। लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस कर रही मुनादी। इस बीच कानपुर के बिकरू गांव, जहां से कातिल विकास दुबे ने क्राइम की ABCD सीखी, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, वहां मौजूदा हालात को देखते हुए आरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं बिकरू गांव में छीने गए हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस मुनादी करते हुए लाउडस्पीकर के जरिए गांव के लोगों से अपील कर रही है कि जिसको भी इसकी सूचना हो वो पुलिस को सूचित कर दे, क्योंकि अगर ये हथियार किसी के पास से मिले तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहीद हो गए जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दे, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने एनकाउंटर कर गैंगस्टर विकास दुबे की मौत का हिसाब तो कर दिया, और अब बारी विकास की काली कमाई से लेकर उसके साथ काली करतूतों में शामिल संबंधों के एनकाउंटर की है, जिसे अब जांच एजेंसियां मंजिल तक पहुंचाएंगी। ओपी तिवारी, ABP गंगा। और बड़ी खबर इस वक्त कानपुर कांड पर चश्मदीद का बड़ा खुलासा। ABP गंगा पर बिकरू कांड का मुख्य गवाह कांस्टेबल अजय सेंगर की आंखों देखी 2 से 3 जुलाई की रात का हर सच। कांस्टेबल अजय से आप सुनिए, पहली बार कैमरे पर अजय सेंगर बोले हैं जो उस रात के चश्मदीद हैं। 12 साढ़े 12 बजा होगा, वहाँ से हम लोग साफ चल दिए तो हमको शिवली रोड पे गाड़ियाँ मिली 24 वाली वसीओ साहब की। वहाँ से हम लोग गए तो सीधा गांव पहुँचे। गांव के लगभग 200 मीटर दूर हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी लाइट ऑफ करके, ताकि कोई जान ना पाए कि आए हैं। तो अंदर जा रहे थे तो सब लोग आगे हो गए, हम थोड़ा पीछे हो गए थे, लेकिन हम लंबे कदम आगे पहुँचे तो देखा JCB लगी थी। लगभग 10 लोग आगे पार कर चुके थे, तो पीछे हम भी पार किए। तो सर ने बोला साथ में आओ, तो हम साथ में गए तो देखा कि ऊपर एक शख्स खड़ा था, जो दिन आज देखा तो लगा कि वही विकास दुबे था। तो जैसे ही कहा पकड़ो पकड़ो, तो अचानक गोलियों की फायर होने लगी, मतलब अनगिनत गोलियाँ। पहली गोली हमको लगी, 3 गोलियाँ लगी आके, मैं गिरा, फिर उठा, वह एक दीवार की आड़ ली मैंने और सर ने, अजय कश्यप ने, और मैंने अंगोछा बांधा अपनी कमर पर। लेकिन जहाँ हम लोग खड़े थे वो सेफ जोन नहीं था। फिर बोले ऊपर से आवाज़ आई कि बम मारो। तो फिर हमें कोई वो दिखाई दी, ट्रॉली दिखाई दी। ट्रॉली लोहे की थी, इसलिए हमने उसका आड़ लिया, आड़ लिया। फिर एक पुराना मकान था, उससे होते हुए हम लोग गांव के बाहर निकलने का प्रयास के लिए एक रास्ता हमको मिल गया। तत्काल हमारी सरकारी गाड़ी बोलेरो में खड़ी थी, तो साहब ने हमको और सबको एजेंसी के लिए साथ ले गए हम लोग वहाँ से। साहब ने फ़ोन किया राहुल को, राहुल फ़ोन नहीं उठा। वह अनूप साहब को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उठा, बोला सर हम अभी हैं, सही हैं, सेफ़ हैं। और साहब ने सब आला अधिकारियों को वहाँ पे फ़ोन कॉल किया। ये पहला वाक़या है जो ऐसा कांड हुआ, और गोलियाँ चारों तरफ गोलियाँ आ रही थी। लगभग 15 से 20 लोग गोलियाँ चला रहे थे। कोई कह रहा था बम मारो, और गोली कॉक करने की आवाज़ भी आ रही थी राइफ़ल की। और मुझे जो लगा तो छर्रा लगा है, तो इसका मतलब 12 बोर का भी होगा वहाँ पे असला जो वेपन्स होगा। तो ऐसे लगभग बम, 315 की राइफ़ल और 12 बोर की जो हो, रिपीटर हो चाहे दुनाल हो, जो हो, रात में साथ समझ दिखाई पड़ रहा।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे यूपी में फिर लॉकडाउन की तस्वीरें। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। 24 घंटे 8 पहर, कहीं भी कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 55 घंटे तक का लॉकडाउन लागू है, जिसका आज कई जगहों पर असर देखने को मिल रहा है। पुलिस कड़ाई से इसका पालन करा रही है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर और श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं। हर जगह पर पुलिस की तैनाती है और लोगों को सख्ती से इस लॉकडाउन की पालन करने की कवायद की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है और उसका असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, 8 तस्वीरें अलग शहरों की। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके के हालात बने। प्रयागराज में भी पुलिस की मुस्तैदी नजर आई और लोग अपने घरों के अंदर दिखाई दिए। वाराणसी में भी ऐसे ही हालात दिखाई दिए। आगरा में भी सड़कें सुनसान दिखी। मुरादाबाद में भी मार्केट पूरी तरीके से बंद दिखे। गोंडा में पुलिस का जो मार्च है वो देखने को मिला। सुल्तानपुर में भी और लखनऊ में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। और अब रुख बारिश की खबरों का करते हैं। यूं तो पहले से ही बारिश ने इस बार गर्मी का मौसम पता नहीं चलने दिया। लोगों को गर्मी से निजात मिली और भीषण गर्मी से लोग बच गए, लेकिन लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। बारिश की ऐसी ही आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, हल्द्वानी और बड़कोट की तस्वीरें हैं। प्रयागराज में आज सुबह से ही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। निचले इलाकों में घुटने तक पानी भर गया, जबकि वाराणसी में तो जलभराव की समस्या ही पैदा हो गई। यहाँ रास्ते में चल रही
गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आईं, जबकि हल्द्वानी में भी रुक रुक कर बारिश ने मौसम तो बढ़िया कर दिया, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई। और बड़कोट में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आईं। यहां बारिश से बचने के लिए लोग रास्ते में गाड़ी रोककर किनारे में खड़े हो गए। तकरीबन एक हफ्ते के इंतजार के बाद संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने एक बार फिर से वापसी की है। मानसून की वापसी इस बार जोरदार तरीके से हुई है। प्रयागराज में रात से ही लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि मौसम के बदले हुए मिजाज ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत दी है। बारिश की वजह से तापमान काफ़ी नीचे आ गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के कई इलाके बारिश की वजह से डूब गए हैं। कई इलाकों में, कई बस्तियों में घुटनों पानी भर गया है। हालांकि रात से जो है लॉकडाउन हो गया है, इसलिए सड़कों पर जो है पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की वजह से पुलिस को, प्रशासन को खास कवायद नहीं करनी पड़ रही है। लोग खुद बखुद घरों के अंदर कैद हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आम दिनों में यहाँ खासी चहल पहल होती है, सुबह के वक्त ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और साथ ही साथ बारिश की वजह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रयागराज में सावन के पहले दिन, सोमवार के दिन सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद से मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ था। तेज धूप निकलती थी, तापमान काफ़ी बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात कि उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग बेहाल हो गए थे। कूलर और पंखे दोनों बेकार साबित हो रहे थे, लेकिन रात से हो रही बारिश ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को खासी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जो जलभराव हो रहा है उसने सरकारी अमले के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।